Hello students, again welcome to the official YouTube channel of SSCM College मांडलगढ़। हमारा आज का टॉपिक है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। लास्ट वीडियो में हमने रिटर्न्स टू स्केल या पैमाने के प्रतिफल से क्या आशय होता है, पैमाने के प्रतिफल को दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं, और इंक्रीजिंग रिटर्न्स का अध्ययन किया था। तो इस वीडियो में हम कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का अध्ययन करेंगे। जब रिटर्न्स टू स्केल का हमने अध्ययन किया था, क्या होता है पैमाने के प्रतिफल कि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो जब सभी साधनों में समानुपातिक वृद्धि की जाती है तो उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ता है, तो उत्पादन पे तीन तरह का प्रभाव पड़ता है कि जिस अनुपात में साधनों में वृद्धि की जाती है उससे अधिक क्या होती है, उत्पादन में वृद्धि होती है। तो वो था पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, जिसका अध्ययन हमने लास्ट वीडियो में किया था। ये है पैमाने के समता प्रतिफल और पैमाने के स्थिर प्रतिफल। समता प्रतिफल में कि जिस अनुपात में साधनों में वृद्धि की जाती है उसी अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है। और तो जब उत्पादन के साधनों में समानुपाती वृद्धि करने पर उत्पादन में उसी अनुपात में वृद्धि होती है तो इसे पैमाने के समता प्रतिफल कहा जाता है। जैसे उत्पादन के साधनों की मात्रा में यदि 10% वृद्धि की जाती है और उत्पादन भी क्या होता है, 10% से बढ़ जाता है। जब यदि हम उत्पादन के साधनों की मात्रा में 10% से बढ़ाते हैं और उत्पादन में भी 10% से वृद्धि हो जाती है तो इसे कहा जाता है पैमाने के समता प्रतिफल। उत्पादन की मात्रा में समान वृद्धि करने हेतु उत्पत्ति के साधनों की इकाइयां में उसी अनुपात में वृद्धि की जाती है। हमने जब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल पढ़ा था तो उत्पादन को समान दर से बढ़ाने के लिए हमें साधनों की कम आवश्यकता थी, क्योंकि उसमें क्या होता है कि साधनों जिस अनुपात में साधन बढ़ाए जाते हैं उससे उत्पादन कई गुना अधिक तेजी से बढ़ता है। तो जो पैमाने के समता प्रतिफल है उसमें हम जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाते हैं उसी अनुपात में क्या होता है, उत्पादन भी बढ़ता है। तो आप ये देखेंगे जब हम इसका डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन देखेंगे तो ये जो आईपीसी कर्व है इनके मध्य जो दूरी होगी वो क्या होगी, समान होगी। और जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में जो ये दूरी थी आईपीसी कर्व के मध्य जो ये दूरी थी वो क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। तो की मात्रा में समान वृद्धि करने हेतु उत्पत्ति के साधनों की इकाइयों में उसी अनुपात में वृद्धि की जाती है। तो पैमाने की रेखा पर स्थित विभिन्न संयोगों के मध्य दूरी समान रखी जाती है, जो स्थिरता प्रतिफल की अवस्था है। हम डायग्राम देख के बता सकते हैं स्थिर प्रतिफल यानी इनके मध्य जो दूरी है, आईपीसी कर्व के मध्य जो दूरी है वह क्या होगी, समान होगी, क्योंकि समान उत्पादन के लिए हमें साधनों में समान रूप से वृद्धि करनी होगी। पैमाने के समान प्रतिफलों को समुत्पत्ति वक्र पैमाने की रेखा द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। इस रेखा चित्र में 3 समुत्पत्ति वक्र हैं। ये देखिए IPC1, IPC2 और IPC3 100, 200 और 300 इकाई के बराबर उत्पत्ति की मात्रा को व्यक्त करते हैं। अब OP1, OP2 और OP3, OP1 और OP2 तीन किरणें पैमाने की रेखाओं को दर्शाती हैं। ये देखिए OP1 और OP2 ये रेखाएं उत्पत्ति की विभिन्न मात्रों पर उत्पादन के साधनों के न्यूनतम लागत संयोगों को बताती है। OP पैमाने की रेखा पर OA = AB और BC है, जो पैमाने के समान प्रतिफलों को दर्शाते हैं। यहाँ जो हमने वृद्धिमान प्रतिफल में देखा था कि AB > था BC से, यहाँ पे क्या है, AB = BC। तो पैमाने के समता जो प्रतिफल होते हैं तो ये लागत में भी क्या होंगे, समान होंगे। जैसे हमने उत्पत्ति वृद्धि नियम पढ़ा था तो उसका अपोजिट था लागत ह्रास नियम, और उत्पत्ति समता नियम तो लागत समता नियम। तो ये भी यहाँ पे भी जो लागतें होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। आपकी औसत लागत और सीमांत लागत दोनों क्या रहेगी, बराबर रहेगी। फिर है पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल। पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल कि जब दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों में समानुपातिक वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में उस अनुपात से कम वृद्धि होती है, तो इसे कहा जाता है पैमाने के घटते प्रतिफल या डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब जब हम इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, इसमें देखो आपको एक उदाहरण दिया गया है
कि यदि उत्पादन के सभी साधन 20% से बढ़ाए जाते हैं, लेकिन उत्पादन में जो वास्तविक वृद्धि है वो केवल कितनी होती है, 10%, यानी जिस अनुपात में साधनों में वृद्धि की गई है उस अनुपात से कम उत्पादन में वृद्धि होती है, तो यह पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल होगा। उत्पादन की मात्रा में समान वृद्धि करने पर उत्पत्ति के साधनों की मात्रा में हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ मुझे समान रूप से उत्पादन को बढ़ाना है, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, तो इसके लिए मुझे उत्पत्ति के जो साधन है उनकी अधिक मात्रा व्यय करनी पड़ेगी। तो विस्तार पथ पर स्थित विभिन्न संयोगों के मध्य दूरी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब यहाँ जो ये गैप है ये क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, तो इसे ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। ये मेन चीज समझने की है जो हम डायग्राम कि इंक्रीजिंग रिटर्न होगा तो ये गैप धीरे धीरे कम होता जाएगा, समता में ये गैप इक्वल होगा, और डिक्रीजिंग रिटर्न्स में ये गैप क्या होगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमें समान उत्पादन प्राप्त करने के लिए अधिक साधनों की आवश्यकता होगी। यहाँ देखिए उपरोक्त डायग्राम में ए पे हमें OK1 और OL1 की आवश्यकता थी, फिर 100 से 200 पे OK2 और OL2, फिर 200 से हम 300 पे गए तो OL3 और OK3। अब मेरे को 300 से 400 पे, अब ये देखिए K3 से डायरेक्ट K4 में डिफरेंस, मतलब ज़्यादा साधनों की आवश्यकता हुई, और OL4, तो ये गैप क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो ये कहलाती है ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था। पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल को समुत्पत्ति वक्र एवं पैमाने की रेखा की सहायता से भी स्पष्ट किया गया है। अगर हम उपरोक्त रेखा चित्र को देखें तो OX पर हमने श्रम की इकाइयां ली है और OY पर हमने पूंजी की मात्रा ली है। पैमाने की रेखा OP पर AB से BC की दूरी अधिक है, BC से CD की दूरी अधिक है, यानी जो AB, आपको ये जब डायग्राम बनाओगे तो इस गैप का ध्यान रखना है, AB लेस देन होगा BC से, BC लेस देन होगा CD से। और लागतों के संदर्भ में देखा जाए तो लागतों में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्यों, क्योंकि हमें अधिक साधनों से कम उत्पादन की प्राप्ति हो रही है, या समान उत्पादन के लिए हमें अधिक साधनों को व्यय करना पड़ेगा अधिक, तो इसमें हमारी जो एवरेज कॉस्ट है और मार्जिनल कॉस्ट है दोनों क्या होगी, बढ़ती हुई होगी। फिर है ये पैमाने के बदलते प्रतिफल, यानी तीनों को आपको एक ही डायग्राम में दर्शाया गया है। पैमाने के बदलते प्रतिफल कि ये तीनों जैसे एक ही, वास्तव में उपयुक्त पैमाने के, जैसे हमने उत्पत्ति ह्रास नियम की आधुनिक व्याख्या की, वो तीनों एक ही नियम की तीन अवस्थाएं, उसी तरह वेरिंग रिटर्न्स टू स्केल वास्तव में उपयुक्त पैमाने के प्रतिफलों की तीन पृथक प्रवृत्तियों की व्याख्या करना वास्तविक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आमतौर पर यह देखा गया है कि कोई भी व्यक्तिगत फर्म यदि अपने उत्पादन का पैमाना बढ़ाती है तो प्रारंभ में उसे पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल, बाद में स्थिर और अंत में उसे ह्रासमान प्रतिफल अवश्य, मतलब दीर्घ काल में हर फर्म को यदि वो अपने पैमाने को बढ़ाती है तो स्टार्टिंग में वृद्धिमान प्रतिफल, बाद में स्थिर प्रतिफल और अंत में ह्रासमान प्रतिफल प्राप्त होते हैं। पैमाने के बदलते प्रतिफलों को एक ही रेखा चित्र, यानी पहले तीनों डायग्राम अलग अलग थे, अब आप एक ही कि स्टार्टिंग में हमारी वृद्धिमान अवस्था होती है, फिर समता अवस्था होती है और फिर घटते प्रतिफल होते हैं। OP पैमाने की रेखा में ABCDEFGHI बिंदु हैं, इसलिए ABCD बिंदुओं पर काटने वाले वक्र, ये जो A से D तक है ये वृद्धिमान प्रतिफल को है। फिर जहाँ समान है, तो ये इस बुक में थोड़ा सही नहीं है, हम जब भी डायग्राम बनाएंगे तो हमें वृद्धिमान प्रतिफल में क्या होता है, AB इज ग्रेटर देन होगा BC और BC इज ग्रेटर देन होगा CD, यानी जो ये गैप होगा वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। आप ये जो ये गैप बनाएंगे, जैसे ये यहाँ पे ज़्यादा गैप था, फिर इससे कम हो जाएगा, फिर इससे कम हो जाएगा। वृद्धिमान प्रतिफल में ये गैप क्या होता जाता है, कम होता जाता है। जब फिर हम समता प्रतिफल पे आ जाएंगे तो ये इक्वल बनाएंगे, और जब घटते प्रतिफल पे आ जाएंगे तो हम इस गैप में धीरे धीरे क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। अब इस गैप को और बढ़ाते जाएंगे, तो डायग्राम बनाते समय इनका ध्यान रखना है। और ये क्यों होता है, क्योंकि वृद्धिमान प्रतिफल में हमें समान उत्पादन के लिए कम साधनों की आवश्यकता होती है, समता में समान उत्पादन के लिए समान साधनों की आवश्यकता होती है, और वृद्धिमान प्रतिफल ह्रासमान प्रतिफल में हमें समान उत्पादन के लिए अधिक साधनों की आवश्यकता होती है। तो इसलिए ये गैप घटता बढ़ता है। तो ये कोई रटने की चीज़ नहीं है, इकोनॉमिक्स एक बहुत कंसेप्चुअल है, तो आप उस कंसेप्ट को समझिए
और बहुत इजी टॉपिक है। तीनों पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल या बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के समता प्रतिफल और पैमाने के घटते प्रतिफल, और इन तीनों की एक संयुक्त व्याख्या है पैमाने के बदलते प्रतिफल। रेखाज ए बी दूरी से बी सी का अंतर कम होना चाहिए, यानी ए बी की ज़्यादा होनी चाहिए, बी सी की कम होनी चाहिए। तो यहाँ अगर आपको डायग्राम में ये चीज़ शो होनी चाहिए, बी सी से सी डी का अंतर और भी कम है और सी डी से डी का अंतर और भी कम होना चाहिए। यहाँ इस डायग्राम में सही नहीं है, तो आप सही से बनाएंगे। डी तथा एफ बिंदुओं पर काटने वाले वक्र पैमाने के समता प्रतिफल को डी ई एफ तीनों की इक्वल बनाएंगे। पहले गैप क्या करेंगे, ज़्यादा, फिर थोड़ा कम, कम, फिर इक्वल, और फिर गैप बढ़ाते जाएंगे। तो डी ई और ई एफ बराबर है तथा बिंदु एफ जी एच आई ऊपर के जो बिंदु है वो हासमान प्रतिफल को दर्शाते हैं। हासमान प्रतिफल में जो ई एफ होगा वो लेस देन एफ जी लेस देन जी एच और जी एच लेस देन एच आई, यानी ये ई एफ है ये लेस देन एफ जी लेस देन जी एच और जी एच लेस देन एच आई होगा। तो इस तरह ये उत्पत्ति की मात्रा के अनुसार कम वृद्धि हो रही है। तो इस वीडियो में हमने पैमाने के समता प्रतिफल और पैमाने के हासमान प्रतिफल का अध्ययन किया है। आपको पैमाने के प्रतिफल वीडियो से रिलेटेड यदि कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।